ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं इस कार्यक्रम का क्रम। सबसे पहले पिछले शो से शिल्पा जी और राजेश जी हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। आज बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ दो मेहमान होंगे। फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर से मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा होगी और उसके बाद मार्केट टेक्निकल्स और बिग एंड बोल्ड कॉल्स पर बात करेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक बार मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी में एक कैप डाउन, उसके बाद रिकवरी, लेकिन रिकवरी आकर अब टिक रही है फ्लैट जोन पर। एकदम फ्लैट मार्केट। लीड किया रिकवरी को एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी ने, जो अभी भी ग्रीन में है करीब करीब 70 पॉइंट और नीचे के लो से करीब करीब 450 पॉइंट की रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ। आज का असली स्टार है मिड कैप इंडेक्स, जहां पर करीब करीब 1/4% की रैली है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन बहुत ही शानदार। मिड कैप कूल ऑफ हुआ है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अभी भी अच्छे गैप के साथ ट्रेड करता हुआ 3:1 से बेटर का एडवांस डिक्लाइन इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जहां तक इंडेक्स स्टॉक्स की बात है, आज के बिग गेनर्स में शामिल हैं इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और जहां तक लूजर्स की बात अगर आप करें तो उसमें सारे के सारे मेनली आईटी नाम हैं, इन्फोसिस, HCL टेक, TCS और एक आध बैंकिंग नाम भी है जैसे कि HDFC बैंक का। F&O स्टॉक्स की अगर बात करें तो टॉप गेनर वोडाफोन आइडिया, अभी भी वो 10% के फ्रीज पर, टेम्परेरी फ्रीज पर, अभी तक वो उतनी ट्रेड नहीं हुई हैं जो उनका रिवाइज क्राइटेरिया था, जो यूनिक पैन नंबर से होनी होती हैं। इस वजह से अभी भी 10% के सर्किट पर ये स्टॉक। और उसके अलावा जैसा हमने कहा था आपको, इंडस टावर और कुछ और स्टॉक्स हैं जो जहाँ मोमेंटम अच्छा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बंधन बैंक, एंजल वन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। फिर जी, ये था अब तक का। अगर आप देखें तो बाजार का जो बिहेवियर, जो स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं इंडाइसिस के लेवल, शिल्पा रावत जी और राजेश पलवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर मौजूद हैं विकास सालुके और नीलेश जैन। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, आपकी दो कॉल्स इस वक्त की। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, सबसे पहले तो खरीदारी पर फोकस है और इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हाल फिलहाल में हमने देखा है और ये जो मोमेंटम है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। 702 पहला टारगेट एंड 715 के दूसरे टारगेट के लिए HDFC लाइफ को लॉन्ग करके चल सकते हैं। आज के दिन के लोवेस्ट लेवल 679 के आसपास के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, तो HDFC लाइफ को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा टेलीकॉम स्पेस में से भारती एयरटेल हमें पसंद आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ ये मूव करता हुआ नजर आएगा। 1785 और 1805 ये दो टारगेट के लिए भारती एयरटेल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1725 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो ये इस समय दो ट्रेड्स आपके लिए। भारतीय एयरटेल अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया दो ट्रेड्स? जी अनुजी, मेरा पहला रहेगा बाय नाइका में। नाइका अगेन एक स्ट्रेंथ के साथ मूव दिखा रहा है यहाँ पे। अबाउट टाइम मुझे लगता है 190 से 195 के टारगेट्स आपको इस सीरीज में दिखने चाहिए। तो यहाँ पे 175 के स्टॉप लॉस से आप नाइका में लॉन्ग बने रहिए। 185 इसका पहला टारगेट है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 190 तक भी जा सकता है। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 180 का कॉल ऑप्शन जो रफली 5 रुपए 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 12 से लेके 15। मेरा दूसरा बाय रहेगा कॉनकोर। कॉनकोर भी आज डे लो से अच्छा खासा एक रिकवरी दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है 740 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल तैयार है, तो 690 के स्टॉप लॉस से आप कॉनकोर पे लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 740। ओके, कॉनकोर आपकी बाय कॉल। यहाँ पे दो बाय ट्रेड्स हो गए शिल्पा जी की भी। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, आपकी कॉल्स आज के। अच्छा, माफ कीजिएगा विकास जी, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, मेरे दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले रहेगा ट्रेंड में एक अच्छा ब्रेकआउट वहां पे डेली चार्ट पे देखने मिल रहा है और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा आपको देखने मिल सकता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हो 5800 के आसपास के टारगेट यहाँ पे ट्रेंड में देखने मिल सकते हैं और जिस हिसाब से आज फर्स्ट आधे घंटे में जो मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, तो एक अच्छा रुझान यहाँ पे देखने मिल सकता है। नीचे में 5290 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। 5800 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे इमीडिएट देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा वेदांता वीडीएल में एक सपोर्ट जोन के आसपास कुछ टाइम से ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, प्लस जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नीचे की तरफ 454 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं अराउंड 488 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो वेदांता यहाँ पे मेरा दूसरा बाय कॉल रहेगा।
ओके, राजेश पालवे जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। पवनु जी, पहला स्टॉक होगा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पे हम देखें तो स्टॉक ये 5th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। आज देखें तो पूरे इंश्योरेंस बास्केट में एक बाइंग इंटरेस्ट है, तो आईसीआईसीआई जीआई को यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड में टारगेट हमें लगता है 1840 1850 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1790 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है जहां पे एक रिकवरी के साइन बनते हुए दिखे वो है एस्ट्रल। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे बेस बनाया, अब 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। 1330 1340 तक के अपसाइड के लिए एस्ट्रल को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1295 के आसपास। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की बात करते हैं। हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं ये टेलीकॉम स्टॉक्स की। आज का क्लियर कट सेक्टर ऑफ द डे भारती, वोडाफोन, सब में अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पर आपका क्या व्यू है और क्या स्टॉक पिक्स होंगी आपकी? इसमें इंडस टावर भी जोड़ देता हूँ मैं। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में टेलीकॉम स्टॉक्स अभी नहीं है। मेरा फोकस ज़्यादा डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे था, जिसमें ऑटो, सीमेंट और स्टील सेक्टर्स में मैं मेरे हिसाब से तो टेलीकॉम एन्युटी कैश फ्लो वाला बिजनेस है, तो भारती इज़ अ वेरी गुड कंपनी। भारती एंड जियो बोथ आर डूइंग वेरी वेल, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफकोर्स वी हैव रिलायंस इन आवर पोर्टफोलियो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये ग्लोबल टर्बुलेंस चल रहा है ट्रम्प की टैरिफ के चलते हुए, तो ऐसे में लोगों को जहाँ सेफ्टी दिखाई देती है, जहाँ एन्युटी कैश फ्लो है, पूरा डोमेस्टिक बिजनेस है। ऑफकोर्स भारती का अफ्रीका में बिजनेस है, बट दैट इज ऑल्सो अफ्रीका डोमेस्टिक, इट हैज नथिंग टू डू विद यूएस टैरिफ। तो डेफिनेटली लोग सेफ्टी नेट ढूंढते हैं, और भारती इज एक्सट्रीमली वेल मैनेज कंपनी, तो लोगों को और कैश फ्लो, एन्युटी कैश फ्लो एज आई सेड, तो मेरे हिसाब से ये सेफ्टी सेफ हेवन के हिसाब से लोगों की इसमें ज्यादा खरीदारी है आज। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग। लेकिन एज आई सेड, आई एम मोर बुलिश ऑन सिक्लिकल्स व्हिच हैव हिट द बॉटम। तो स्टील जैसा सेक्टर है जहाँ पे 12% सेफगार्ड ड्यूटी आ गई है, तो वो अभी वो सेक्टर अभी डोमेस्टिक ही हो गया है, और उसके मल्टीपल धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स इवेंट के साथ कॉन्वर्ज करने चाहिए। तो हमारे पोर्टफोलियो में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील एंड पावर है, और आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन स्टील सेक्टर। डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, और ये 12% की टैरिफ हाइक के चलते हुए प्राइस हाइक भी हो चुके हैं 2500 पर टन। तो अप्रैल में, जून से आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से स्टील इज अ सेक्टर टू वॉच इन सच फॉर। ऑफकोर्स मार्केट ने आज तो रिकवरी कर दी है, बट अगर कोई भी बड़ा फॉल आता है तो स्टील सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर, ये दो सेक्टर मुझे काफी पसंद है। ओके, आपका सिक्लिकल्स पे ज़्यादा फोकस है, मेटल्स पे आपने बात करी। अच्छा पराग जी, ये थोड़ा कमोडिटीज से अगर मैं क्यों लूँ, आई मीन आपने मेटल्स का जिक्र किया यहाँ पे, आपने कोई केमिकल पे भी व्यू बनाया है क्या? इस पर कुछ लिया है केमिकल्स में भी आप लोगों ने? केमिकल्स में अभी तक हमने कोई ऐसा व्यू नहीं बनाया, बट स्टील, मैं फिर से कहूंगा कि स्टील में आप देखिए कि जो डेल्टा आएगा, मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील जो 34 मिलियन टन अभी बना रहा है, वो 51 मिलियन टन पहुंच जाएगा 2030 तक। और उसका जो इबिटा है वो, ईपीएस अगर अपन बात करें तो ईपीएस 20 रुपये वाला ईपीएस 80 रुपया हो सकता है अगले 2 साल। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा डेल्टा देने वाला। टाटा स्टील में भी अगर आप देखें तो उसका जो यूरोप बिजनेस है, वो 7,500 करोड़ का इबिटा लॉस करता था। मेरे हिसाब से वो अगले साल 2,500 करोड़ का इबिटा लेवल पे प्रॉफिट कर सकता है, तो बहुत बड़ा डेल्टा आ सकता है। और ये जो 12% ड्यूटी, और स्टील अभी ऐसा सेक्टर हो गया है जहाँ पे हर कंट्री ने टैरिफ लगा दी है, तो इट हैज बिकम अ लोकल सेक्टर फॉर एवरीवन। तो हर एक जगह की अलग प्राइसेस है, हर एक जगह पे अलग बिहेवियर है। और इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ 6.5-7% जीडीपी ग्रोथ है, वहां 7 से 8% स्टील कंजम्पशन होना कोई बड़ी बात नहीं है ग्रोथ। तो बेसिकली, और 6-7 प्लेयर ही है जो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे ज्यादा एग्रेसिवली ऐड कर रहा है। तो और एट अ वेरी हाई इंक्रीमेंटल आरओसी ऐड कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा यहाँ पे डेल्टा आ सकता है, और बहुत बड़ा अल्फा जनरेट हो सकता है ये सेक्टर में। ओके, डिफेंस में आपके पोर्टफोलियो में है क्या कुछ स्टॉक्स, और क्या व्यू होगा इस सेक्टर पर? यस, एचएएल है हमारे पोर्टफोलियो में।
और मैं बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हूँ एचएएल पे, खास करके 62,000 करोड़ के ऑर्डर के अनाउंसमेंट के बाद। ऑफ कोर्स इसकी एग्जीक्यूशन शुरू होगी तीसरे साल से लेके 8वें साल में कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप पी मल्टीपल पे देखें तो 24 टाइम है FY26 पे। तो बेसिकली ऐसे बिजनेस जो जिसमें सॉलिड मोट है, जो एचएएल इंडिया में कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। 29,000 करोड़ कैश है बैलेंस शीट में, तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स यू कैन नॉट अवॉइड। तो 24 टाइम 25 टाइम पे इतनी बड़ी मोट के साथ मेरे और इतनी बड़ी विजिबिलिटी के साथ 6 साल की ऑर्डर बुक है, 1,85,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई, जबकि लास्ट ईयर रेवेन्यू 32,000 करोड़ था। तो 6 साल की ऑर्डर बुक, 29,000 करोड़ नेट कैश और 24 टाइम्स फॉर सच अ हाईली मोटेड बिजनेस। ऑल्दो ये महीने बहुत चल चुका है स्टॉक, 40% चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से भी कंस्ट्रक्टिव व्यू ही रखूंगा उसको। ओके, कंस्ट्रक्टिव व्यू रखेंगे। 2-3 स्पेस पे बात हो गई, यहाँ पे केमिकल से बात होगी, मेटल्स पे होगी, डिफेंस पे होगी। अच्छा पराग जी, जो गोल्ड में स्विंग आया है, आई मीन गोल्ड एट ऑल टाइम हाई 91,000, तमाम गोल्ड एनबीएफसीज पे और वो बैंक्स जो कि गोल्ड का एक सब्सटेंशियल एक्सपोजर रखते हैं, या फिर एनबीएफसीज में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? हमारे पास पोर्टफोलियो में फेडरल बैंक है जिसका गोल्ड लोन एक्सपोजर काफ़ी है। हमारे पास मुथूट टू सम एक्सटेंट है, स्मॉल क्वांटिटी। और हम लोग भी इवेल्युएट कर रहे हैं कि और भी कोई स्टॉक ले सके, लेकिन मेरा जनरली ये मानना है कि मैं कॉन्ट्रा लेने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। तो गोल्ड की बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द रिसेशन फियर, पहले वॉर फियर, देन रिसेशन फियर इन यूएस लेड बाय ट्रम्प टैरिफ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स नहीं लूंगा, या तो बहुत ज्यादा चलने के बाद ये स्टॉक्स नहीं लूंगा। मैं चेज नहीं करूंगा मोमेंटम। आखिरी सवाल फिर मेरी तरफ से, आपने कुछ रिसेंटली अगर पोर्टफोलियो में एडिशन किए हों, कुछ स्टॉक्स एक आध जिसके आप नाम लेके बता सकें तो? हमने हमारे पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फिनसर्व, पिरामल एंटरप्राइज, ये सब एनबीएफसीज, आधार हाउसिंग, ये सब एनबीएफसीज काफी लिया बिकॉज हमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर अनदर रेट कट विल हैपन ऑन 9, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और रुपी अभी ऐसे जोन में है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट काटते हो तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा रुपी में भी। तो आरबीआई विल ट्राई टू स्टिमुलेट ग्रोथ बाय कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो एनबीएफसीज है ये, जैसे मैंने बताया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील कंपनीज है, और एक ऑटो कंपोनेंट में मिंडा कॉप, जहां पे प्रमोटर ने 420 करोड़ की कमिटमेंट दी है 550 के प्राइस में, और जहां पे उसकी हर सेगमेंट में कंटेंट पर व्हीकल इंक्रीज हो रहा है। इनकी ईवी में जो किट वैल्यू है, जो अभी तक 12 से 15,000 रुपए की पर व्हीकल थी, वो अभी 30 से 35,000 हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट एक्विजिशन दे हैव डन। तो मेरे हिसाब से और 20% आरओसी बनने वाली कंपनी है, और मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि आरओसी बढ़ती रहेगी। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हमारे पोर्टफोलियो में पीएमएस क्लाइंटों में है, और ये 2-3 साल से व्यू से ले गए हैं। तो इन्वेस्टर्स भी प्लीज अपने एडवाइजर को कंसल्ट करके ही स्टॉक खरीद करें। ऑल राइट राग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अब, हमारे साथ अब केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें इस समय बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्या करें अब इस बाजार में, क्योंकि वो ट्रम्प साहब कल क्या अनाउंस करेंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है, लेकिन टेक्निकली बाजार आपको प्लेस कैसा लग रहा है? और टेक्निकली छोड़िए, अदरवाइज ऑल्सो मार्केट का मूड माहौल देखकर, मैक्रोस को देखकर क्या क्या फीलिंग आ रही है? देखिए, ट्रम्प साहब जब पिछली बार भी 4 साल थे तो वो चीजों को थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा कर देते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। बट अंतोगत्वा होना वही है जो संसार कर रहा है, किसी एक व्यक्ति के चलाए संसार नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में इमोशंस को वो बड़ा जरा इफेक्ट कर देते हैं। आदमी बड़े रियलिस्टिक और रीजनेबल है। 4 साल तक उनके पिछले टर्म में कोई वॉर नहीं हुई थी। इस बार लगता है फिर भी एक वॉर हो जाएगी। मुझे लगता है इजराइल का जो मामला पेंडिंग है, और साइबर रैटलिंग वो खुद कर रहे हैं ईरान की। अपनी पिछले से पिछले मंगलवार को ये बात हुई थी कि क्रूड में एक बड़ा बॉटम बन रहा है और ईरान इसराइल का थिएटर लौटेगा कल। उन्होंने वो आवाजें शुरू कर दी। तो एक तरफ रशिया का वॉर थम जाए, कम हो जाए, बिल्कुल टेपिड हो जाए, और दूसरी तरफ इजराइल का एक थिएटर जो पेंडिंग है, वो इजराइल ना माफ करता है ना भूलता है, वो थिएटर आना बाकी। क्रूड की चार्ट वो बता रही है। वहां से अगर मैं आगे बढ़ूं, यूएस इंटरेस्ट रेट्स ने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन नीचे का दे दिया। यूएस बॉन्ड्स में तगड़ी रैली होनी चाहिए। जो नैस्डैक और एसएनपी पे पिछले मंगलवार हमें भय था कि एक नया लो मारेंगे, वो मार चुके हैं कल। ऑलरेडी वो लो नीचे आ चुका है, और इसीलिए आज के निफ्टी के गैप डाउन को हमें फेड करना है, गैप डाउन को बाई करना है।
मैंने आपको टैग करके ट्विटर पे कल रात को ट्वीट पोस्ट कर दी थी कि जब तक हम सवेरे आपसे मिलते तब तक वो गैप डाउन का बाई हो गया। तो अब लार्जर टाइम होराइजन पे अगर हम चलें तो अगले 4-5 दिन में कोई बैंक निफ्टी अगर 53,000 हो जाए और उसके बाद अगले 2 से 3 सप्ताह में वापस 47,000 हो जाएगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं दावा नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, पर हम ये दांव जरूर लगाएंगे स्टॉप लॉस के साथ जब वो ट्रेड आएगा। एक बार के लिए बैंक निफ्टी में 53,000 की तेजी नहीं लगती है और करेक्शन क्या पता पिछले लो को रिट्रेस कर जाए, बट वहीं निफ्टी के अंदर पुराना लो लौटे ऐसी संभावना अभी तो नहीं लग रही है। अगर इतनी बड़ी मार पड़ जाती है बैंक निफ्टी में तो हो सकता है कि निफ्टी 22,600-700 के नीचे न जाए और बैंक निफ्टी के अंदर में ये ज्यादा दबाव जो बनेगा ये आईसीआईसीआई बैंक, कोटक के कारण, एचडीएफसी के कारण बनेगा, एक्सिस बैंक के कारण बनेगा। हम हो सकता है इनको एक एक करके जब सिग्नल मिलेंगे तो शॉर्ट सेल भी कर दें, पर हम एक भी पीएसयू बैंक को शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। उनको सबको हम पुल बैक में मच हायर बॉटम्स पे लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडिसेस अलग अलग काम करेंगे। अनुज, ऐसा लगता है एक तरफा मूवमेंट का माहौल अभी भी बाजार में नहीं बना है। एक तरफा मूवमेंट का बाजार में अभी भी मूड नहीं बना है। सुशील जी, एक आपकी थोड़ी सी बोल्ड कॉल रही है, हालांकि अब तक वो नहीं चली, लेकिन आज जो थोड़ा सा उसमें मूव आया है, वोडाफोन आइडिया आपका बड़ा टारगेट रहा है करीब करीब 21 या 22 रुपए का, अभी भी इंटैक्ट है वो? अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखाएं तो देखिए विश्लेषण के साथ बात करेंगे, वरना ओपिनियन तो सबके पास अपना अपना एक एक अलग ओपिनियन है। मैं आशा कर रहा हूं ये चार्ट आ गई। देखो, अब वोडाफोन आइडिया में जो पिछला जो स्विंग हाई था, एक बार 7 रुपए 83 पैसे के ऊपर चले तो मैं नई लिवाली तब करने बोलूंगा और वो किसी भी टाइम आ सकता है। अभी 7.48 से 7.83 के ऊपर आ जाए। हमने पिछली बार संभावना को आंका था शर्मा शर्मी भय में कि लोक निंदा बड़ी आसानी से आजकल सोशल मीडिया के माहौल में हो जाती है, दबाव पड़ता है दिमाग पे, तो 20-21 कहा था। पर देखो आज अब मैं बेबाक होकर इस चार्ट को प्लॉट कर रहा हूं। मैं 36 की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं 36 तक की जगह को खुला रख के चलने कह रहा हूं। देखिए, जिस कंपनी में सब कुछ खत्म हो चुका, अब राजा इसके साथ दांव लगा रहा है, राजा के खिलाफ दांव मत खेलो। और जो लोग ये निंदा कर रहे हैं जा जाके सोशल मीडिया पे कि टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट बिल्कुल पिटी हुई कंपनी के अंदर में प्रीमियम पे क्यों लगा रही है, भैया कोई कैश नहीं डाल रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स पेयर के डूबे हुए पैसे जो एजीआर के ड्यूज आने की अब कोई चांस नहीं, जिस तरह कंपनी की हालत हो गई, डेट को अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। इट इज अ श्रूडेस्ट प्ले। हेज फंड वर्ल्ड में सबसे श्रूडेस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो प्ले है, डिस्ट्रेस डेट इक्विटी में कन्वर्ट करना, और जिससे स्पाइरलिंग इफेक्ट आता है। बहुत हैवी गामा ट्रेड है ये, लॉन्ग गामा ट्रेड है। जो ऑप्शंस की थ्योरी को समझते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस टर्म्स के ऑप्शंस में, एक्सेसिवली लॉन्ग गामा ट्रेड है ये ऑन ए बैंकरप्ट सिचुएशन। तो इस तरह के गेन 5 गुना 6 गुना गेन होना असंभव नहीं है, अक्सर देखा गया डिस्ट्रेस डेट इक्विटी में। और अगर पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में, लार्जेस्ट शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिटरमाइंड है कि हमें 2 प्लेयर सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी, 3 प्लेयर करनी है, और साथ में डे टू डे मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, तो सोने पे सुहागा है। और इसी बात को चार्ट भी यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अपने लिमिटेड जजमेंट से हम अगर ओपिनियन पास कर देंगे तो फिर तो हम इन्वेस्टर नहीं बन सकेंगे। अगर इतनी समस्या होती तो उसका भाव 0 होना चाहिए था, 3 रुपया होना चाहिए था। कोई कारण है तब तो 7.5 है, तो 7.80 के ऊपर चलते हम उस कॉल को दोबारा रिज्यूम कर देंगे। 21-22 पे हम रिव्यू करेंगे, उसके पहले जो भी वॉलेटिलिटी उसको ऑब्जॉर्व करेंगे। और मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि 35-36 नहीं हो जाए साल भर में। आई एम नॉट फोरकास्टिंग इट। वो संभावना है, जिसको पसंद आए ले, जिसको नहीं आए वो ना ले। सुशील जी, पता है उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसमें एक अपना व्यू देता हूं इसमें। अब 10,800 करोड़ शेयर की इक्विटी हो गई है, और अब आगे भी अगर वोडाफोन नहीं पे कर पाया और अगर आगे भी गवर्नमेंट को इक्विटी में ही कन्वर्ट करना पड़ा, तो उसका इक्विटी बेस बढ़ के हो जाएगा करीब करीब 18,000 करोड़। फेस वैल्यू पे ही करीब करीब 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। और 30 रुपये में तो अगर आप कहें तो 5,40,000 करोड़ का मार्केट कैप, इतने मार्केट कैप में तो भारती मिल जाएगी, मच बेटर प्रॉफिटेबल कंपनी। देखिए क्या है ना, ये अनयूजुअल सिचुएशन होगी जिस पर हमारा इंटेलेक्ट तो यूजुअली है। एक जमाने पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब उसका भाव 6 रुपया चलता था, 4,400 करोड़ उसकी इक्विटी होती थी और फ्लोटिंग स्टॉक था खाली 400 करोड़ का। तो आपके रेगुलर ईपीएस और पी के कैलकुलेशन तो वो ओवरऑल बैलेंस शीट पे होंगे, पर स्टॉक का जो प्ले होता था वो खाली 10% फ्लोटिंग स्टॉक पे होता था। तो अगर ये सारा फ्लोटिंग स्टॉक उतना ही रहेगा और अगर इक्विटी बढ़ भी जाएगी तो आने वाले समय में देखेंगे। देखिए, चिंताएं हैं, आश्चर्य है, विस्मय है, इसीलिए रिस्क है, और रिस्क है तभी बाजार में इश्क है। 7.83 के ऊपर चला तो मैं वोडाफोन भाव से लूंगा, 8 आने का स्टॉप लॉस लगा के,
और ये बाकी की चिंताओं का चिंतन मनन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता जाएगा। कैसे कैसे ऊंट किस करवट बदलेगा देखेंगे। पर अगर सवाल को उल्टा किया जाए, अगर इतनी खराबियां है, इतनी प्रॉब्लम है, शॉर्ट सेल करने की हिम्मत है क्या कोई में? नहीं है, तो इसलिए हम लॉन्ग करेंगे। वो बात बिल्कुल सही कही आपने। इवेंचुअली फ्लोटिंग स्टॉक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फ्लोटिंग स्टॉक तो वही रहेगा कौन सा गवर्नमेंट आके बेचने वाली है। अच्छा, कुछ और बातें हो जाएं अब इस समय। आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी आपकी इस बार की, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो एक रेडी हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। ज़रा उन पर बात हो जाए, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? तो देखिए अनुज, जैसे वो नीचे के इस पिछले बॉटम से जो बाजार निकला और उसके बाद अब जो चित्र थोड़ा सा बदल गया, तो उस चित्र को हाईलाइट अप करना ज्यादा जरूरी है और उसके अनुसार मैं लिस्ट को शेयर करूंगा। किसी भी सेक्टर के अंदर एक तरफा सारे बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे नहीं। जैसे मान लो बैंक्स में हमने बताया पीएसयू बैंक्स को हम पुल बैक मिलेंगे और प्राइवेट बैंक्स को हम शॉर्ट सेल करने के लिए रेडी है जैसे जैसे सिग्नल आएंगे। एनबीएफसीज में अगर मैं आ जाऊं, चाहे वो चोला हो, चाहे श्रीराम हो, चाहे मुथूट हो या मन्नापुरम हो, या बजाज फाइनेंस या बजाज फिंसर हो सकता है इन बजाज फिंस में तो कोहराम मच जाए और यही निफ्टी को ज्यादा नीचे दबाए। तो सारे एनबीएफसीज हमारे लिए सेल है, पर इंश्योरेंस के एक भी स्टॉक को हम नहीं बेचेंगे। अब अगर मैं आता हूँ स्टील की तरफ, जेएसडब्ल्यू स्टील हो सकता है 20% का करेक्शन दे दे और उसको शॉर्ट सेल का कैंडिडेट हो, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हमें 5-7% के पुल बैक में नीचे दोबारा लेने का पिक्चर बन जाए। तो एक ही सेक्टर में एक ही टाइप के स्टॉक्स अलग अलग चल रहे हैं। हिंडाल्को में डीप प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और नैल्को यहां से 20% बढ़ जाए ट्रेडिंग में। तो बिल्कुल अलग अलग चार्ट्स, अलग अलग स्टॉक्स की सेम सेक्टर में बनी हुई है। बाजार ने इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफा थीम को नहीं पकड़ा। तो अगर मैं कुछ स्टॉक्स ऐसे ढूंढने को निकलूं जो थोड़े से लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में बहुत बड़ा पिक्चर जनरेट कर चुके हो, तो वैसे कई स्टॉक्स मिलते हैं कि आप रोज रोज की 15 दिन की, 1 महीने की अनिश्चितताओं को अगर नजरअंदाज कर दो तो बॉश जैसा स्टॉक यहां से मेरे को लगता है डबल हो जाएगा। एक्साइड जैसा स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा हर पुल बैक महीने लीजिए। टाटा मोटर्स में जितनी भी जो वो चाइना लगा लो, जेएलआर लगा लो, सब थक चुके अपनी यूजुअल बुद्धि को लगा के। चार्ट इसकी ऐसी कि जब भी कोई डाउनसाइड गैप आता है, जब भी कोई नीचे का झटका आता है, स्टॉक बटोरने का है। इन आपके बजाज ऑटो, हीरो मोटो को आप जितनी नेगेटिविटी ओपिनियन की बननी थी बन गई। ये चार्ट्स अब हायर स्पाइरल की तरफ जा रहे हैं। तो चाहे टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, ऑटोज हो गए, या आपके सीडीएसएल जैसा स्टॉक मुझे लगता है डबल हो जाएगा। पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है 25-30% की ट्रेडिंग स्विंग से ज्यादा के मौके ना दे। तो अभी भी अनुज एक तरफा स्वीपिंग व्यू लेने के जितना बाजार नहीं बना है। अगर हुड को लगता है कि फाइनल बॉटम हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फाइनल बॉटम हो गया, तो हाउसिंग फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड की, एसबीआई कार्ड्स, इंश्योरेंस की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, बाकी एनबीएफसी को बेचना है। और अगर मैं और एक उदाहरण के तौर पर अगर आऊं कि एफएमसीजी के स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म डिलीवरी बाई के लिए रेडी है, एक बार इमीडिएटली बहुत बड़ा गेन नहीं देंगे कि भाई 24,100 से ज्यादा निफ्टी ऊपर नहीं गई फिर 1000 पॉइंट घटेगी। तो उनमें से कुछ स्टॉक्स हो सकता है वापस अपने लो को टेस्ट कर लें। या डिफेंसिव प्ले में आप एफएमसीजी लोगे, अग्रेसिव प्ले में आप ट्रेडिंग करोगे, एक स्टॉक लोगे, एक स्टॉक बेचोगे अलग अलग सेक्टर में। तो उस टाइप का बाजार है। और जहां जहां लॉन्ग टर्म प्लेस है, मैंने 4-5 नाम आपको बताया, फिर अगले वीक हम बताएंगे। जैसे आईटी के स्टॉक्स, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो चाहे भले 1000 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन का डर लगता है, मैं 100 शेयर कोई आईटी के स्टॉक्स के शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा को शॉर्ट नहीं करूंगा, इनको हमें पुल बैक्स में ही लेना है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे जो पुल बैक में ले लेके काम करने का, और कुछ स्टॉक्स ऐसे जिन्हें शॉर्ट करने का है, और इंडेक्स अपना गेम अलग खेलेगी। उस तरह का थोड़ा सा मिक्स्ड किस्म का बाजार बना हुआ है। थोड़ी सी मैक्रो बातें करते हैं। डॉलर डॉलर पर क्या व्यू है, इंटरेस्ट रेट पर क्या व्यू है, और जो गोल्ड में एक वन वे तेजी चल रही है उस पर क्या व्यू है? सबसे पहले मैं आपको गोल्ड की चार्ट को एक्सप्लेन करूं, जिस पर कि थोड़ा हमारे पर चिन्ह उठाया गया, और गोल्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस सिल्वर की चार्ट के सहारे। सीआर कृपया इस चार्ट को प्लीज दिखाइए, बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट है। अगर स्क्रीन पे सिल्वर की चार्ट आ जाए, तो सिल्वर में अगर मुझे यहाँ से 22-25% की मंदी लग रही है, तो उस चक्कर में गोल्ड के अंदर में तेजी खेलने का कोई पिक्चर ही नहीं बनता है। गोल्ड की चार्ट थोड़ी सी जटिल है, मैं 1 सेकंड बाद दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो पिछले साल 30 मई को जो इसराइल और ईरान का जो skirmish हुआ और वहां पे जो ट्रेडिंग टॉप बना, उसके बाद अगर यहाँ पे एक और हल्का सा हायर ट्रेडिंग टॉप बनते वापस सेल ऑफ हो गया, फिर एक हल्का सा हायर ट्रेडिंग टॉप बन रहा है। पीरियड वेव टर्म्स में ये जो पूरा सेटअप बन रहा है, इसमें कहीं कोई 5 वेव नहीं है, इरेगुलर बी वेव पैटर्न है। किसी भी टाइम इसका सेल ऑफ अचानक से $27 के लेवल को तोड़वा देगा। तो जब वो टूटेगा तब हम इसको सिल्वर को लेंगे। सेम तरीके से गोल्ड में भी एक कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। एवरी न्यू हाई पे आदमी मैड हो जाए और एवरी न्यू हाई पे ले ले, ये ललचार है बाजार, छोड़ दो इसको। $1900 से लेकर के $2700 तक हमने गोल्ड में तेजी खेली, जब कोई नहीं खेल पाया था। और अब हम 2700 से लेकर अब तक हम रॉन्ग है। तो उस रॉन्ग के, सबका रॉन्ग अलग है, सबका राइट अलग है।
मैं वेट करूंगा, मैं किसी लालच में नहीं पड़ने वाला गोल्ड के अंदर। जहां गोल्ड जिस दिन पक्का रिवर्सल देगा उस दिन हम शॉर्ट ही करेंगे। तब तक अगर हमें 1000, 2000, 3000, 4000 रुपया गोल्ड में कमाने का मौका छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे निवेशक जो है वो डे ट्रेडर या 2-2 घंटे में व्यू चेंज नहीं कर पाते, इतनी मेंटली फ्लेक्सिबल किसी में नहीं होती। तो 2-4 हजार रुपए गोल्ड के छोड़ दो, हमने इसमें 20,000 रुपए की मंदी कमानी है और हम वेट करेंगे गोल्ड के अंदर। यूएस इंटरेस्ट रेट्स ने एक बार नीचे चलना शुरू कर दिया है, और हो सकता है इंडिया 10 ईयर रेट, मैं चार्ट नहीं दिखा पा रहा, चेंज करते-करते चार्ट टाइम लग जाएगा। इंडिया 10 ईयर रेट हो सकता है अगले 10-12 दिन में लोगों को थोड़ा आश्चर्यजनक ऊपर का मूवमेंट दे दे, और रूपी डॉलर में जो एक सब्सटैंशियल स्ट्रेंथनिंग रूपी की हो चुकी है, बात करते-करते अगर ये चार्ट लोड हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर जो लोड हो चुकी है, ये चार्ट जो बन चुकी है, अगर इसके अंदर एक बार के लिए ₹2 ₹2.5 तक का करेक्शन वापस आता है रुपए की चार्ट पे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है अब रुपया मजबूती की तरफ चले, क्योंकि अगले साल 1.5 साल के पर्सपेक्टिव में डॉलर इंडेक्स बहुत कमजोर हो सकती है। ओके, चलिए सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई स्पेशल कॉल है, कोई 30 सेकेंड्स है हमारे पास, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो अच्छा लग रहा हो बहुत ही? स्पेशल कॉल इस बाजार के अंदर में थोड़े से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर, आप अगर एक्साइड लेके बैठते हो, बॉस्क लेके बैठते हो, आप सीडीएसएल लेके बैठते हो, ये सारे स्टॉक्स हमने डबल ट्रिपल की कैटेगरी में रखे हुए हैं। ये दो कंटेनर कॉर्पोरेशन ने जितना दुखी करना था उसका लॉन्ग टर्म रिवर्सल आ चुका है। मेरे को 2000 रुपए का भाव लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन, और उसके लिए 2 साल का धैर्य रखना पड़ेगा, 2 दिन में नहीं बनेगा वो। तो ये 700 का कंटेनर कॉर्पोरेशन 2100-2200 हो जाए, तो ऐसे डबलर ट्रिपलर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में खर्चा मत करो रकम को। निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी महीना 20 दिन तमाशा कर सकती है। बढ़िया बढ़िया स्टॉक बिल्कुल फायर सेल में मिल रहे हैं, दुर्गा पूजा सेल चल रही है बाजार में। अच्छी चीजों को उठाओ, पोर्टफोलियो बढ़िया बनाओ। ये शुभ नोट पर शो को यहीं समेटेंगे। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार आपसे वापस बात होगी। मार्केट मीनवाइल डे लो पर आ गया वापस। देखिए ये दिक्कत है मार्केट की, सुबह खुला गैप डाउन, रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी में फर्स्ट रेजिस्टेंस पर आकर ही मार्केट टिका, और वहाँ से अब ये इनफैक्ट इसको रिफ्रेश करिए, ये फ्रेश इंटरडे लो है। 23,337 नहीं है अब, 23,325 थोड़ा सा हमारा चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। 23,318 उसके भी नीचे आ गए। बैंक निफ्टी में भी ये फ्रेश इंटरडे लो है 51,150 का, और मिड कैप ने भी एक गोता लगाया है, तो काफ़ी स्टॉक्स में रिवर्सल आया है। चलिए इस शो को समेटेंगे और उसके बाद एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू शेयर जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।